लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सबसे फर्स्ट क्लास से, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्लास से रिवीजन करते हैं। कॉपी बंद करो, कॉपी अभी बंद करो और गौर से सिर्फ सुनते चलो ताकि याद हो जाए। सबसे पहले हमने बात किया था, देखो चैप्टर का नाम था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग फ्लावरिंग प्लांट यानी वैसे प्लांट जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमारे पास एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर हम लोग क्या देखने वाले थे भाई, उसके अंदर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखने वाले थे। क्लियर है। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने से पहले सबसे पहले हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा, फ्लावर का स्ट्रक्चर। जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमने पेडिसल देखा, जो एक डंठल था। वही पेडिसल आगे जाके फूल जा रहा था और थैलेमस या रिसेप्टिकल कहला रहा था। थैलेमस और रिसेप्टिकल के साइड ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, सेपल। जिसे हम लोग क्या कह रहे थे बाबू, सेपल। और सेपल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स, है ना। सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं, कैलिक्स। सेपल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। उसके सेपल के अंदर यानी इनसाइड द सेपल हमारे पास स्ट्रक्चर होता है पेटल। पेटल के ग्रुप को हम लोग कहते हैं कोरोला। क्या कहते हैं बाबू, कोरोला। फिर कोरोला के अंदर हमारे पास स्टेमन था। स्टेमन क्या होता है सर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिंगल को स्टेमन कहेंगे और ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सिंगल को स्टेमन कहेंगे और ग्रुप को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे। क्लियर है ये सब। फिर हमारे पास बीच में एक कार्पेल था। सिंगल को कार्पेल कहेंगे, लेकिन जब कार्पेल एक से ज़्यादा हो यानी कार्पेल का ग्रुप हो, कार्पेल का वॉल्ड हो या कार्पेल का सर्किल हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, गाइनोशियम कहेंगे। यहाँ तक एकदम क्लियर था सबको। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेमन को वहाँ से निकाला। जब स्टेमन को हमने निकाल के देखा तो स्टेमन का दो पार्ट था, एक था एंथर, दूसरा था फिलामेंट। एंथर जो होता है आपका भाई वो बाइलोब्ड होता है। एंथर जो आपका होता है वो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। एंथर आपका जो होता है वो टेट्रागोनल होता है। और एंथर में लोब के बेस पे, किसके बेस पे, लोब के बेस पे, ईच लोब हैविंग, हर लोब के बेस पे, ईच लोब हैविंग टू थीका। हर लोब में कितना थीका था बाबू, दो थीका था, इसलिए उसको हम लोग क्या कह रहे थे, डाइथिकस। यहाँ तक एकदम क्लियर है। फिर हम बात करते हैं फिलामेंट का। हमने बताया था कि कोई भी चीज़ का दो एंड होता है, एक डिस्टल एंड एक प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड वो एंड जो फ्री है ना, डिस्टल एंड वो एंड जो फ्री हो, और प्रॉक्सिमल एंड वो एंड जो किसी से अटैच हो। हमने देखा फिलामेंट का जो नीचे वाला एंड था, फिलामेंट का जो नीचे वाला एंड था वो या तो थैलेमस से अटैच था या तो पेटल से अटैच था, या तो थैलेमस से अटैच था या तो पेटल से अटैच था, है ना। तो उस एंड को हमने क्या कहा, प्रॉक्सिमल एंड। तो हमको एक चीज क्लियर हुआ सर, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट अटैच टू द थैलेमस या पेटल। प्रॉक्सिमल एंड जो होता है आपका फिलामेंट का वो किससे अटैच होता है, या तो थैलेमस से अटैच होगा बाबू या तो पेटल से अटैच होगा। यहाँ तक क्लियर था। फिर हमने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा। ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब इस तरह से काटा। जब एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन काटा तो हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिला। उस स्ट्रक्चर में 4 वॉल लेयर थे, है ना। कितने वॉल लेयर थे, 4 वॉल लेयर थे। सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस, उसके अंदर इंडोथीसियम, उसके अंदर मिडल लेयर। मिडल लेयर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। मिडल लेयर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। मिडल लेयर के अंदर यानी इनर मोस्ट लेयर हमारे पास कौन था, टेपेटम। एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर, ये तीनों मिलकर प्रोटेक्शन और एंटर डिहाइसेंस का हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है, प्रोटेक्शन और एंटर को फटने में मदद करता है। एंटर फट रहा है क्यों, ताकि पॉलन ग्रेन निकले या ना निकले, ताकि पॉलन ग्रेन निकले। अंदर वाला जो लेयर था टेपेटम, वही टेपेटम क्या करता था, महाराज को खाना पहुंचाता था, यानी प्रोवाइड करता था नरिशमेंट। किस लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता था, ताकि जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है वो डेवलप हो जाए, टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, है। टेपेटम क्या करता है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को डेवलप करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कौन बाबू, टेपेटम। एकदम क्लियर था। टेपेटम सेल में कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था, है ना। कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था। कैरियोकाइनेसिस हो रहा था लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा था। इस वजह से अंदर में न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ गया और फिर उस सेल को हम बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कहने लगे, है ना। इस वजह से उस सेल को हम लोग बाई न्यूक्लिएट या मल्टी न्यूक्लिएट कहने लगे थे। क्लियर। अच्छा, उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत तेजी से चल रहे थे, इसलिए कहा कि उसका जो साइटोप्लाज्म होता है सर, उसके सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है सर, वो डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अच्छा, वही टेपेटम एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन, है ना। क्या नाम है, स्पोरोपोलिनिन। क्लियर है यहाँ तक एकदम। उसके बाद हम बात करते हैं कि देखो सबसे पहले हमारे पास जब हम और पूरा एक स्ट्रक्चर साइड में दिखाए थे कि उसको हम लोग एक को माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और 4 एक से ज़्यादा हो तो उसके लिए माइक्रोस्पोरेंजिया शब्द इस्तेमाल करते हैं ना। और हम बोले थे एंजिया का मतलब होता है आसियाना, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो माइक्रोस्पोर का आसियाना यानी माइक्रोस्पोर का घर है। उसके अंदर क्या रहता होगा, माइक्रोस्पोर। लेकिन माइक्रोस्पोर से भी पहले कौन रहता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या था, कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजिनस सेल आर कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। भरे हुए जो तुम्हारे एक समान के एक तरह के सेल हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू,
बाबू स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर? और वही स्पोरोजिनस टिश्यू का कोई एक सेल के पास, मतलब क्षमता तो सबके पास है, लेकिन उसमें से कोई एक सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाएगा, है ना। उसमें से कोई एक सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो जो सेल आगे जाके माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनाता है उसे हम लोग क्या कहते थे? उसे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहते थे, है ना। पोटेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल कहते थे। क्लियर है? अब वो सेल जो है वो डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है भाई? क्योंकि एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है सर? डिप्लॉयड होता है। मतलब कि उसका हर एक सेल क्या होगा सर? डिप्लॉयड, गैमेट्स को छोड़ के, है ना। एंजियोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होता है, मतलब कि उसका हर एक सेल क्या होगा सर? डिप्लॉयड होगा। किसको छोड़ के बाबू? गैमेट्स को छोड़ के। तो अब डिप्लॉयड से हमको हैप्लॉयड बनाना है, यानी गैमेट्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे? माइटोसिस करेंगे कि मियोसिस किया। और जब मियोसिस करते हैं तो एक सेल से 4 सेल बनता है। मियोसिस का 2 पार्ट, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। जब मियोसिस किया तो पहले मियोसिस 1 किया जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो हमारे पास माइक्रोस्पोर डायड बना। देखो एक डायड बना लेकिन उसके अंदर 2 माइक्रोस्पोर थे। क्लियर है? उसके बाद जब मियोसिस 2 हुआ तब एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। क्या बनता है? एक माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है और उसके अंदर 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। कितने माइक्रोस्पोर होते हैं? 4 माइक्रोस्पोर होते हैं। क्लियर? फिर उससे हमने एक माइक्रोस्पोर को निकाला। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड? माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड क्यों बने? क्योंकि डिप्लॉइड में मियोसिस किया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा सर? हैप्लॉइड बनेगा। एकदम क्लियर है यहाँ तक? माइक्रोस्पोर, उसमें से एक माइक्रोस्पोर को हमने निकाला, है ना। एक माइक्रोस्पोर को जब हम उसमें से निकालते हैं तो फिर हम अब देखो हैप्लॉइड में तो मियोसिस कर नहीं सकेंगे, मतलब कि हमारे पास दो ही डिवीजन है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। तो हमने क्या किया भाई? हमने उसमें क्या किया? माइटोसिस किया। जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस किया तो एक सेल से कितना सेल बनेगा? 2 सेल। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बनता है, तो 2 सेल बना। एक का नाम था वेजिटेटिव सेल, एक का नाम था जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा था। क्या वेजिटेटिव सेल ही खाना का गोदाम था, यानी कि फूड रिजर्व करता है? क्या वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस लार्ज और रेगुलर था? गलत, फंस जाएगा यहीं पे। लार्ज और इर्रेगुलर, है ना। लार्ज और इरेगुलर, ऐसा ही स्टेटमेंट में गलती होता है। समझ आप बात? लार्ज और इरेगुलर। क्लियर? लार्ज और इरेगुलर न्यूक्लियस था, है ना। अच्छा, जेनरेटिव सेल की बात करें तो जेनरेटिव सेल जो होता है वो हमारा कैसा होता है बाबू? स्पिंडल शेप होता है। कैसा होता है? स्पिंडल शेप, है ना। जेनरेटिव सेल हमारा स्पिंडल शेप होता है, जो फ्लोट करता है, यानी कि तैरते रहता है साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में भाई? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? अच्छा, जेनरेटिव सेल में फिर जब अब देखो अब 2 सेल बना, एक जेनरेटिव सेल एक वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सेल है ना, तो उसको हम लोग कहेंगे 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। क्या कहेंगे? 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन। और लगभग 60% एंजियोस्पर्म में, कितने एंजियोस्पर्म में? 60% एंजियोस्पर्म में हमको 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन ही देखने को मिलते हैं। बाकी जो बचे रिमेनिंग 40% है ना, रिमेनिंग 40% जो हमारे हैं उनमें क्या होता है? आगे जाके जेनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस डिवीजन होता है, और फिर क्या हो जाता है? जो पॉलन ग्रेन है वो 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन हो जाता है। ये सब क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहाँ तक? लास्ट क्लास में यहीं तक पढ़े थे। आज हम लोग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उससे पहले आप एक पॉइंट लिखिए। क्या पॉइंट लिखना है सर? कि लिखो जहाँ पे 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन लिखा है ना, बनवाए हैं 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन, वहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख लो 60% एंजियोस्पर्म। 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन जहाँ लिखा है ना बाबू, वहाँ पे लिख लो कि वहाँ पे लिख लो क्या? वहाँ पे लिख लो 60% एंजियोस्पर्म। वहाँ पे लिख लो 60% एंजियोस्पर्म। अरे 60% एंजियोस्पर्म लिख लो भाई, लिखा जाएगा। देखो 60% एंजियोस्पर्म बाबू, 60% एंजियोस्पर्म में तुमको 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन दिखेगा। समझ में आया बात? हाँ, बाकी बचे में 40% में तुम्हारा 3 सेल्ड, क्योंकि क्या हो जाता है? जेनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है और फिर 2 सेल बन जाते हैं, यानी 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं। दिखाए थे? क्लियर है एकदम ये सब? चलो, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के ऊपर। किसके ऊपर? एक मैच्योर पॉलन ग्रेन। एक मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है हमारे पास, उसका हम लोग आज देखने वाले स्ट्रक्चर और उसके बारे में कुछ बातें करने वाले हैं ना। क्या देखने वाले भाई? एक मैच्योर पॉलन ग्रेन। लास्ट क्लास में हमने पॉलन ग्रेन बना लिया था, है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या बना लिया था? पॉलन ग्रेन बना लिया था। अब हम लोग उस पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे और उस पॉलन ग्रेन के बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। समझ में बात? अब मैच्योर पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को शुरू करने से पहले इसके कुछ पहले बेसिक बात लिखते हैं। बेसिक बात में क्या है सर? सबसे पहला बात ये होता है सर, इसका जो साइज होगा बाबू, वो साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज तुम्हारा 25 to 50 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। और याद रखना किसमें? डायामीटर में। किसमें? डायामीटर में। डायामीटर और रेडियस क्लियर है ना? डायामीटर और रेडियस क्लियर है ना?
फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का शेप है, तो ये जो तुम्हारा यहाँ से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ ये रेडियस हुआ, और ये पूरे को बोलेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायामीटर। क्लियर है। तो जो आपका मैच्योर पॉलन ग्रेन का साइज की अगर हम बात करें तो कितना होता है बाबू, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। अब हम बात करते हैं अगर इसकी शेप की, किसके भाई, शेप के, तो ये आपका होता है गेंद के शेप का। किसके शेप का, गेंद के शेप। बॉल देखो, क्रिकेट बॉल, तो वो कैसा होता है, स्फेरिकल, है ना, कैसा होता है, स्फेरिकल। क्लियर है यहाँ तक, साइज और शेप में क्लियर है, साइज शेप में कोई दिक्कत, साइज शेप में दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाई क्या हुआ, हमारे पास एक मैच्योर पॉलन ग्रेन था ना, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन की अगर हम साइज की बात करें तो क्या होता है, 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और शेप की बात करें तो भाई स्फेरिकल शेप का। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर मूव करेंगे। कोई भी सेल होगा सबसे पहले हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जाहिर सी बात है। कोई भी सेल होगा हमारे पास क्या होगा सर, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब हमने क्या देखा था, हम अब एक था हमारे पास छोटा सेल और एक था हमारे पास बड़ा सेल। जो बड़ा सेल था उसका न्यूक्लियस भी बड़ा था और इरेगुलर था। इस बड़े सेल को, है ना, इस बड़े सेल को हमने क्या कहा था बाबू, इस बड़े सेल को हमने कहा था वेजिटेटिव सेल, है ना, शॉर्ट में लिख दें यहाँ पे उसका काम नहीं है, वेजिटेटिव सेल। और इस छोटे वाले सेल को हमने कहा था जेनरेटिव सेल, है ना, क्या कहा था, जेनरेटिव सेल। क्लियर। किसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं सर हम लोग, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये हो गया भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है, एक लेयर होता है जो कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, है ना, लगातार। कंटिन्यूअस एक लेयर होता है जिसे हम लोग इंटाइन कहते हैं। इन मतलब अंदर, है ना, इन मतलब अंदर, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, इंटाइन कहते हैं। और एक और लेयर होता है इसके बाहर, एक और लेयर होता है इसके बाहर, और एक और लेयर होता है इसके बाहर जिसे हम लोग एक्साइन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एक्साइन कहते हैं। क्लियर। क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। मतलब गुरुजी कि आपका जो पॉलन ग्रेन होता है वो दो लेयर का होता है। एक होता है आपका इंटाइन जो अंदर वाला लेयर है, और एक होता है आपका एक्साइन जो बाहर वाला लेयर है। क्लियर, ये एकदम क्लियर है। तो इंटाइन क्या है बाबू, इंटाइन, अच्छा एक बात तुमको दिख रहा होगा कि एक्साइन जो हम बनाए हैं बाबू, एक्साइन जो हम बनाए हैं बाबू, उसमें कहीं कहीं पे हम गैप छोड़ते हैं। मतलब सर ये डिसकंटिन्यूअस है ना, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, और ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले पॉइंट क्या लिखते हैं सर कि जो हमारे पास इंटाइन है बाबू ये कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस लेयर है ना। इंटाइन क्या है, कंटिन्यूअस, है ना। और याद रखना क्या है सर कि ये तुम्हारा थिन होता है। कैसा होता है बाबू, थिन होता है। क्लियर। अच्छा अब हम एक्साइन की बात करें तो एक्साइन जो तुम्हारा है बाबू वो कैसा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। एक्साइन कैसा है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो एक्साइन जो है हमारे पास वो कैसा है सर, डिसकंटिन्यूअस है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है इसके ऊपर बात होगा, है ना, क्यों डिसकंटिन्यूअस है इसके ऊपर बात होगा। तो एक्साइन हमारा कैसा है बाबू, डिसकंटिन्यूअस लेयर है ना, कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पे जो हम गैप छोड़े हैं, क्या छोड़े भाई, गैप छोड़े हैं, इस जगह को हम लोग जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, जर्म पोर, है ना। ये जो गैप छोड़ा है जहाँ जहाँ पे आपको एक्साइन लेयर एब्सेंट दिख रहा है उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जर्म पोर कहते हैं। जर्म पोर क्या होता है सर, जर्म पोर वो जगह होता है बाबू जहाँ पे, जर्म पोर वो जगह होता है बाबू जहाँ पे तुम्हारा स्पोरोपॉलिनिन या कह सकते हो एक्साइन एब्सेंट हो। समझिए बात, जर्म पोर वो जगह होता है जहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन या एक्साइन एब्सेंट हो। अब स्पोरोपॉलिनिन क्यों बोल रहे हैं सर, क्योंकि जो तुम्हारा एक्साइन लेयर है ना बाबू ये बना होता है, किसका बना होता है सर, स्पोरोपॉलिनिन का। किसका बना होता है, स्पोरोपॉलिनिन का। तो इसको लिख लेते पहले कि एक्साइन जो है वो हमारा किसका बना होता है बाबू, एक्साइन जो है हमारा वो मेड अप ऑफ, किसका बना होता है, मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलिनिन। किसका बना होता है भाई, स्पोरोपॉलिनिन का बना होता है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ पे एक्साइन लेयर नहीं है क्या वहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन होगा, जहाँ पे एक्साइन लेयर नहीं है क्या वहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन होगा। मतलब जर्मपुर वो जगह जहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन नहीं है। अरे सोचो, जर्मपुर वो जगह जहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन नहीं है। तो लिख लें जर्मपुर क्या सर, जर्मपुर क्या सर, वेयर स्पोरोपॉलिनिन वेयर स्पोरोपॉलिनिन एब्सेंट या प्रेजेंट, एब्सेंट। या कह सकते हो एक्साइन जो है हमारा ये क्या है भाई, यहाँ पे एक्साइन जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है, एब्सेंट है। एकदम क्लियर हो गया जर्मपुर, जर्मपुर एकदम क्लियर है। जर्मपुर वो जगह जहाँ पे स्पोरोपॉलिनिन एब्सेंट होता है या कह सकते हो एक्साइन हमारा एब्सेंट होता है। क्लियर है,
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब अंदर वाला लेयर है भाई इंटाइन, जो कैसा है, कंटिन्यूअस और थिन है ना, कंटिन्यूअस और थिन है। बाहर वाला लेयर है हमारे पास एक्साइन, जो डिसकंटिन्यूअस है और किसका बना भाई, स्पोरोपोलिनिन का। अब मेरे बात को समझो, ये जो स्पोरोपोलिनिन है ना, ये एक ऐसा केमिकल है, एक कहानी सुनाते हैं पहले तुम लोग को। अभी तक डायनासोर के टाइम का पॉलन ग्रेन मिलता है पहाड़ों पे, समझ में बात, अभी तक मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, रीजन सुनो। पॉलन ग्रेन का जो बाहर वाला दीवार है, अंदर का सब गल गया है, लेकिन जो बाहर का दीवार है वो बना हुआ है स्पोरोपोलिनिन का। किसका बना हुआ है, स्पोरोपोलिनिन जो है आपका, वो समझो कि मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल, मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत ही मजबूत ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऐसा मटेरियल है ये, नहीं इसको कोई अभी तक ऐसा एसिड पैदा हुआ है जो तोड़ सके, नहीं कोई ऐसा बेस पैदा हुआ जो इसको तोड़ सके, या फिर नहीं कोई ऐसा एंजाइम पैदा हुआ जो इसको तोड़ सके, स्पोरोपोलिनिन को। समझ में बात, समझ में आया, क्लियर हुआ बात। तो मतलब सर ये जो आपका स्पोरोपोलिनिन है, मतलब सर ये जो आपका स्पोरोपोलिन है, ये क्या होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। क्या होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, ये कैसा होता है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ये कैसा होता है बाबू, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। कौन सर, स्पोरोपोलिनिन है ना, स्पोरोपोलिनिन। अच्छा एक्साइन जो है हमारा आउटर लेयर है या इनर, आउटर, और इंटाइन कैसा है, इनर। ये भी लिखवाना होगा कि याद रहेगा देख के, एक्साइन आउटर रहेगा, इंटाइन इनर। देखो हम कम से कम इसलिए लिखवा रहे हैं ना, क्योंकि नोट्स हल्का हो, बहुत सारा चीज़ दिमाग लगाओ तुम लोग, समझ में बात। और तुमको इस नोट्स से, इस नोट्स ये एकदम समझो परफेक्ट है, एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्लियर हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ तुम एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे ना, तो माँ का सब मज़ा आ जाएगा। सही बोल रहे, बहुत मज़ा आ जाएगा, मतलब तुमको सारा चीज़ क्लियर होता जाएगा बहुत अच्छे से। तो एनसीईआरटी जो नहीं लिया है अभी भी, उसको लो और पढ़ना शुरू करो, समझ में बात, एनसीईआरटी को डेली पढ़ो, क्लियर। तो हम किसके ऊपर बात कर रहे थे सर, एक मैच्योर पॉलन ग्रेन के ऊपर बात कर रहे थे। मैच्योर पॉलन ग्रेन की अगर साइज की बात करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। शेप की बात करें तो कैसा होता है बाबू, स्फेरिकल यानी कि गेंद के शेप का, है ना। अगर हम इसके बात करें, कोई भी सेल होगा सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, इंटाइन। इंटाइन हमको कंटिन्यूअस दिख रहा और थिन लेयर है, क्लियर, कंटिन्यूअस दिख रहा और थिन लेयर है। उसके बाहर एक लेयर है जिसका नाम है एक्साइन। एक्साइन हमारा आउटर लेयर है, कैसा लेयर है, आउटर लेयर है। और कैसा होता है भाई, डिसकंटिन्यूअस। कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये जो एक्साइन है हमारा किसका बना होता है बाबू, स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होता है, स्पोरोपोलिनिन का, जो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, क्लियर। अच्छा सर इंटाइन क्या चीज का बना होता है, एक्साइन तो स्पोरोपोलिनिन का बना है सर, लेकिन बताइए हमको कि इंटाइन किसका बना होता है। तो आपको क्या याद रखना है सर, इंटाइन जो है तुम्हारा बाबू, इंटाइन लेयर जो है तुम्हारा, वो बना होता है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसका, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। किसका भाई, पेक्टिन, है ना, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन। सेल्यूलोज को और पेक्टिन को अंडरलाइन कर लेना, और यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन को अंडरलाइन कर लेना। रीज़न ये है क्योंकि देखो स्टेटमेंट में तुमको क्या कंफ्यूज कर सकता है, बोलेगा इंटाइन लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन के जगह पे कर देगा पेक्टोज, और पेक्टोज अलग चीज़ होता है बाबू, और पेक्टिन अलग चीज़ होता है। समझ में बात, पेक्टोज अलग चीज़ होता है और पेक्टिन अलग चीज़ होता है। तो हमको ये क्लियर हुआ सर कि जो हमारा इंटाइन है वो कंटिन्यूअस है, थिन है, और साथ ही साथ किसका बना होता है सर, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। किसका बना होता है बाबू, सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा ये भी लिखाना होगा, इनर और आउटर, नहीं ना, इंटाइन इनर और एक्साइन क्या होता है तुम्हारा, आउटर, क्लियर। चलो आप लिखो, कुछ स्पीसीज का जो तुम्हारे पास पॉलन ग्रेन होता है ना, कुछ स्पीसीज का, हर स्पीसीज का नहीं, कुछ स्पीसीज का जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन होता है वो एलर्जी भी पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है, एलर्जी। जैसे क्या हुआ, एंथर से पॉलन ग्रेन निकला, उसको जाना था स्टिग्मा के पास, लेकिन चल गया तुम्हारे नाक के पास, और नोस्ट्रिल से नोस्ट्रिल के पास चल गया, और हो सकता है उससे फिर तुम्हारे लंग्स में भी जा सकता है। समझ आए बात। तो तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन है कुछ स्पीसीज का, वो क्या कर सकता है भाई, एलर्जी भी पहुंचा सकता है। और जब लगातार ऐसा होते जाएगा, लगातार जब ऐसा होते जाएगा, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ लगातार होगा तो वो आगे जाके खतरनाक हो जाएगा। अरे समझ में आया बात, कोई भी चीज़ लगातार होगा, मतलब एक छोटा सा सर्दी भी अगर लगातार होता है तो वो आगे जाके खतरनाक हो सकता है। तो वैसे ही अगर एलर्जी लगातार हो रहा है तो वो आगे जाकर हेवी क्रॉनिक, हेवी का मतलब खतरनाक का मतलब होता है क्रॉनिक, है ना, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर कर सकता है। जैसे कि तुम्हारा अस्थमा का नाम सुने होगे तुम लोग, है ना, अस्थमा,
अरे बीमारी होता है अस्थमा, समझ बात। अच्छा हाँ, उसी तरह ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस समझ में आ रहा है? आइटिस मतलब सूजन, अब ब्रोंकाई में सूजन यानी कि ब्रोंकाइटिस, इसलिए कहते हैं गोल्डन वर्ड याद होना चाहिए। आइटिस का मतलब क्या होता है? सूजन, यानी कि ब्रोंकाई में सूजन भी आपको हो सकता है, तो नोट करके पॉइंट को लिखो। हाँ क्या सब? पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, नहीं पता है? कितना बार बताया है? मेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर मेल गैमेट रहता है। लिख लो, लिखना है तो इट इज़ मेल गैमेटोफाइट। पॉइंट गेन में पहले लिख लो इट इज़ मेल गैमेटोफाइट, कहीं पे लिख लो, नीचे में या ऊपर में। अरे भाई उतना दूर नहीं, पॉलन ग्रेन के पास लिखो इट इज़ मेल गैमेटोफाइट, जहाँ से बॉय, इसी में एरो खींचो, इसमें खींच लो, इसमें लो। अरे ये तो कितना बार बता चुके हैं भाई, इट इज़ मेल गैमेटोफाइट। ये क्या है बाबू? मेल गैमेटोफाइट है ना, मेल गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है सर? जिसके अंदर गैमिट हो, जिसके अंदर क्या हो? गैमिट हो। पॉलन ग्रेन यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर? सोच के बताओ, पॉलन ग्रेन यूनिसेल्युलर है कि मल्टीसेल्युलर? सोचो सोचो, पॉलन ग्रेन यूनिसेल्युलर कहोगे कि मल्टीसेल्युलर? बोलो सानिया, बोलो, बोल सानिया, सोचो। मल्टी सेल्यूलर होगा बाबू, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर कई सारे सेल है, वेजिटेटिव सेल है, जनरेटिव सेल, और 3 सेल स्टेज में देखोगे तो जनरेटिव सेल डिवाइड करके और 2 सेल बना लिया, 2 गैमेट्स, तो 3 सेल हो गए ना, तो फिर यूनिसेल्युलर कैसे कहोगे? मल्टी सेल्यूलर। समझिए बात, इसलिए कहते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है हमारा, सुनो मेरे बात को गौर से, पॉलन ग्रेन है जो हमारा, वो मेल गैमेटोफाइट होता है, मेल गैमेट्स नहीं होता है। क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है, जिसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स होता है। अरे पिछली क्लास में हम लोग देखे थे ना, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट था, 3 सेल स्टेज में। तो पॉलन ग्रेन क्या है भाई? मेल गैमेटोफाइट है, जिसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स रहता है। क्लियर? और उसका बाहर वाला लेयर एक्साइन, अंदर वाला लेयर इंटाइन। एक्साइन बना है स्पोरोपोइडिन का, इंटाइन बना है सेल्यूलोज और पेक्टिन का। चलो अब इस पॉइंट को लिख लो, लेकिन ये पॉइंट लिख लिए। अब हम नोट लिखा रहे थे, है ना? नोट में क्या लिखा रहे थे? जल्दी से लिखो ये पॉइंट को, हमको लगा ये सब क्लियर होगा। चलो नोट हम क्या लिखा रहे थे? नोट हम तुम लोग को लिखा रहे थे भाई, पॉलन ग्रेन लिखो, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन कैन काउज एलर्जी, pollen grain can cause allergy, can can, pollen grain can cause allergy, कैन काउज एलर्जी, pollen grain एलर्जी कर सकता है ना, अभी बताएं। कैन काउज एलर्जी, कैन काउज एलर्जी एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन, एंड ऑफन लीडिंग टू, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ऑफन लीडिंग टू, अब ये अक्सर होते रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऑफन लीडिंग टू, ऑफन लीडिंग टू, एंड ऑफन लीडिंग टू, ऑफन लीडिंग टू, लीडिंग टू, अब लगातार होगा तो खतरनाक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो जाएगा, तो लिखो क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है खतरनाक, लिख दे, CHRONIC, क्रॉनिक, खतरनाक, भयंकर, भयंकर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, CHRONIC, क्रॉनिक, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, डैश दे के लिख लो, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, हो गया। डैश लिख के डैश दे के लिख लो, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ASTHAM, ASTHAM, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, हो गया। उसके बाद डैश दे के लिख लो, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? एक पॉइंट लिखो, हिंदी में लिखो, हर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, हर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन एलर्जी नहीं करता है, हर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन एलर्जी नहीं करता है। ये मत समझ लेना कि सबका सब, अभी तुमको एक कहानी सुनाएंगे। पॉलन ग्रेन एलर्जी नहीं करता है, का पॉलन ग्रेन एलर्जी नहीं करता है,
हो गया? चलो, फिर से एक कहानी सुनो। कहानी ये है, एक बार भारत देश में गेहूं की कमी हुई। किसका कमी हुआ? गेहूं का, यानी वीट का कमी हुआ। जब भारत देश में वीट का कमी हुआ यानी गेहूं की कमी हुई, तो भारत ने सोचा कि हम अब गेहूं को क्या करते, बाहर से मंगाते, यानी फॉरेन कंट्री से मंगाते। जब बाहर कंट्री से गेहूं आ रहा था, वीट आ रहा था कट कट के, तो जब वीट अब ढेर सारा मंगा रहा है तो थोड़ी ना सब प्रेम प्रेम से वीट को काटेगा। समझ में? अब एकदम आराम आराम से काटेगा। अब धर धरा के काटे हुआ, तो धर धरा के जब काटे हुआ था, उसके साथ साथ एक और वीड आ गया हमारे साथ, उसके गेहूं के साथ साथ एक और वीड हमारे इंडिया में आ गया। नाम है पार्थेनियम। क्या नाम है? पार्थेनियम। पार्थेनियम का जब तुम ग्रास देखोगे तो गाजर के घास की तरह लगता है। किसकी तरह लगता है? गाजर के घास की तरह। कभी गाजर समझ के खा मत लेना। समझ में बात? किसके तरह लगता है? गाजर के घास की तरह, पार्थेनियम। समझ में बात? और वो जो पार्थेनियम है वो तुम्हारा बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलन एलर्जी के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पॉलन एलर्जी के लिए। और आया था कैसे? आया था विदेशी से, विदेश से, है ना? कैसे आया था? विदेश से, यानी फॉरेन कंट्री से इंडिया में आया था। और किस वजह से आया था भाई? हम मंगा रहे थे वीट, और उसके साथ साथ क्या आ गया भाई? उसके साथ साथ आ गया हमारा पार्थेनियम भी। समझ में आया बात? क्लियर है एकदम? लिखो इस पे पॉइंट। लिखो पार्थेनियम। पार्थेनियम स्पेलिंग लिख दें, PAR, पार्थेनियम, जिसे हम लोग कैरोट ग्रास भी कहते हैं, जिसका ग्रास कैरोट की तरह होता है, पार्थेनियम या कैरोट ग्रास। इम्पोर्टेड विथ के, इम्पोर्टेड, देखो इम्पोर्टेड का स्पेलिंग इधर लिख लेगा बाबू। इम्पोर्टेड, इम्पोर्टेड वीट के साथ, इम्पोर्टेड वीट, वीट यानी गेहूं के साथ, इम्पोर्टेड वीट के साथ, इम्पोर्टेड वीट के साथ इंडिया आया। इंडिया आया, हो गया। और यूबीक्यूटियस, देखो यूबीक्यूटियस ये एनसीईआरटी का वर्ड है इसलिए लिखवा रहे हैं। यूबीक्यूटियस, इसका मतलब होता है कि हर जगह फैल गया, है ना? हर जगह फैल गया। जो हर जगह फैल जाए उसी को हम लोग कहते हैं यूबीक्यूटियस। यूबीक्यूटियस लिख के ब्रैकेट में लिख दो, जो हर जगह, जो हर जगह पाया जाए। यूबीक्यूटियस, जो हर जगह पाया जाए। समझ गए बात? और ये क्या करने लगा था भाई? ये एलर्जी करने लगा था, है ना? तो लिखो काउजिंग सीवियर एलर्जीज। सीवियर एलर्जीज हो गया। क्या करने लगा भाई? कई सारे एलर्जीज, सीवियर एलर्जीज, भयंकर। कहानी समझ में आया? कोई दिक्कत दो कहानी में? अब एक और कहानी सुनो, सिर्फ अभी कहानी सुनना है। कहानी ये है कि जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होता है। क्या होता है? वेजिटेटिव सेल होता है ना? उससे भी पहले मेरा एक और बात सुनो। हम खाने में चटनी या अचार का इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, मतलब अलग से, है ना? अगर है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी ठीक है। मेन फूड हमारा क्या है? मेन फूड है हमारा मतलब चावल और रोटी, है ना? मेन फूड हमारा क्या है? चावल और रोटी। चटनी का या फिर अचार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट, है ना? एज अ फूड सप्लीमेंट मतलब टेस्ट को बढ़ाने के लिए। समझ आए बात? फूड सप्लीमेंट, क्लियर है? अब बात को सुनो। पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल पाया जाता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल, है ना? क्या होता है? एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। हमने बताया था वेजिटेटिव सेल क्या है? वेजिटेटिव सेल गोदाम है खाने का, मतलब न्यूट्रिएंट्स का गोदाम है ना? न्यूट्रिएंट्स का गोदाम है। मतलब ये कि जब उसके अंदर खाना है तो उसे हम भी खा सकते हैं। अरे एज अ फूड नहीं, एज अ फूड सप्लीमेंट, खाने के तौर पे नहीं, खाने में एक्स्ट्रा से साइड से। समझ आए बात? तो जो वेस्टर्न कंट्री के लोग होते हैं, वेस्टर्न कंट्री मतलब विदेशी, जैसे कि अमेरिका वाले, वेस्टर्न कंट्री के जो लोग होते हैं, याद रखना सब एनसीईआरटी का वर्ड है बाबू, वेस्टर्न कंट्री ईस्टर्न कंट्री फंसाएगा। वेस्टर्न कंट्री के लोग जो होते हैं, उसने क्या किया? देखो पॉलन ग्रेन तो है भाई न्यूट्रिएंट्स में रिच, मतलब उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स भरे हुए, तो उसने क्या किया? एज अ फूड सप्लीमेंट उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहानी समझ में आया?
क्या करना शुरू कर दिया भाई, एज अ फूड सप्लीमेंट उसको क्या किया, वो खाना शुरू कर दिया। समझ में आया बात, यूज़ करना शुरू कर दिया, ताकि ताकि क्या हो, ताकि हमें एनर्जी मिले, है ना, ताकि क्या मिले, एनर्जी मिले। इवन एथलीट्स जो होते हैं ना, एथलीट्स समझ में आता है, एथलीट्स जो होते हैं, प्लस एक जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग, वैसा घोड़ा जो राइडिंग वुडिंग करता है, उनको भी ये देने लगा ताकि उनमें एनर्जी, उनमें पावर बढ़ जाए। समझ में आया बात, समझ में आ रहा कहानी। तो वेस्टर्न कंट्री के लोग जो होते हैं वो बहुत पागल होते हैं, वो बहुत पागल होते हैं। अरे चाइना को देखो, चाइना कैसा है, एकदम पगला। वो कुछ बस बता दो तुम रे कि मगरमच्छ में खाने से फायदा है, वो मगरमच्छ को साला कच्चा खा जाओ, वो घंटा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो इथिकल नहीं है, उसको फर्क नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, उसको बस इतना मतलब है कि उससे मेरे फायदा है। समझ में बात। वो पॉलन ग्रेन खा रहा है, उसमें उसको पता नहीं है। देखो पॉलन ग्रेन अगर देखा जाए तो क्या मेल गैमेट्स है, वो काजी खा रहा है, उसके अंदर मेल गैमेट्स है ना कहीं वो मेल गैमेट्स को खा रहा है, लेकिन उसको उससे फर्क नहीं है, उसको पता है कि भैया ये मेरे लिए फायदा है, बस उसको क्या करने लगा, वेस्टर्न कंट्री में पॉलन ग्रेन को यूज करने लगा एज अ फूड सप्लीमेंट। ये कहानी क्लियर रहेगा। कहाँ करने लगा था, ईस्टर्न या वेस्टर्न, वेस्टर्न। कहाँ करने लगा था, वेस्टर्न कंट्री में। समझे बात। और इसको और किसको देने लगे हम लोग भाई, एथलीट्स को भी। किसको देने लगे बाबू, एथलीट्स को। प्लस और क्या याद रखना, हॉर्स राइडिंग में, है ना, किसमें, हॉर्स राइडिंग में भी इसका इस्तेमाल करने लगा। या इवन इवन और भी सुनो बात, और क्या भैया, यहाँ तक टैबलेट्स। अब देखो किसके फॉर्म में देते हैं ये भी तो होना चाहिए। क्या डायरेक्ट पॉलन ग्रेन गया हिबिस्कस के फूल से, मतलब बाइसेक्सुअल जो फ्लावर है चाइना रोज, उससे पॉलन ग्रेन निकालिए और छुई और खाइए, वैसे नहीं होता है, किसी फॉर्म में होता है। जैसे कि वो क्या करता है भाई, पॉलन ग्रेन को या तो टैबलेट के फॉर्म में लेता है या तो सिरप के फॉर्म में लेता है। और पॉलन ग्रेन जो है हमारे पास एज अ फूड सप्लीमेंट टैबलेट और सिरप के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब नोट लिखते चलो, नोट में दूसरा पॉइंट लिखो नोट में। Pollen grain are rich in nutrients. Pollen grains are rich in nutrients. Pollen grain are rich in nutrients. In nutrients, RICH, rich. In rich in nutrients. That's why rich in nutrients. That's why rich in nutrients. That's why used as food या food supplement. कंफ्यूज कर देगा बाबू स्टेटमेंट देखे। यूज एज फूड या फूड सप्लीमेंट, क्या होगा, क्या लिखोगे, फूड लिखोगे या फिर फूड सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। हाँ फूड सप्लीमेंट, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट, एज अ फूड सप्लीमेंट इसका इस्तेमाल किया गया। समझ आए बात। SUPLEMENT, PLEMENT, यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। क्लियर है, चलो। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, किस फॉर्म में कर रहे थे बताओ, लिखो इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप, ऑफ टैबलेट एंड सिरप। कहानी सुन लेते तो फिर नोट लिखाते तो पता चलता है ना। इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप, कौन कंट्री में, ईस्टर्न या वेस्टर्न, लिख लो इन वेस्टर्न कंट्री, इन वेस्टर्न कंट्री। क्या चाहिए, वेस्टर्न, WESTERN। तो 10 कैसे पास किया रे इन वेस्टर्न कंट्री, हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। एक पॉइंट और लिखो, पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, pollen grain are rich in nutrients. That's why rich in nutrients. That's why nutrients rich in nutrients. That's why increase. That's why increases परफॉर्मेंस ऑफ, किसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा था, एथलीट्स और हॉर्स का, है ना। increases performance of athletes and racehorse, athletes and racehorse, athletes का ATH, athletes and racehorse,
इसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे रहा था क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स था। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। इसको इरेज कर दिया जाए। एकदम क्लियर है पूरा कहानी? सबसे पहले हमने पॉलन ग्रेन को देखा। पॉलन ग्रेन एक क्या होता है सर? मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है बाबू? मेल गैमेटोफाइट होता है। उसके बाहर वाले लेयर को एक्साइन और अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहते हैं। एक्साइन वही एक्साइन जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। इंटाइन किसका बना होता है भाई? सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन मोस्ट ऑर्गेनिक रेसिस्टेंट मटेरियल है, मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मतलब सर, मतलब ये कि कोई ऐसा एसिड, कोई ऐसा बेस, कोई ऐसा बना है जो आपके स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके। बात समझ में आया? बात क्लियर है? उसके अब 2 सेल्ड पॉलन ग्रेन भी हो सकता है, 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन भी हो सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? वो जगह जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन या एक्साइन एब्सेंट है उसे हम लोग क्या कह रहे थे? जर्म पोर। क्लियर? क्या स्पोरोपोलिनिन है? हाँ, इस वो वही चीज़ है, पॉलन ग्रेन है। क्या चीज़? पॉलन वो केमिकली किया जाता है। देखो वो कैसे बनेगा, बहुत जगह ऐसा मिलेगा तुमको जहाँ पे, सुनो तो अभी अभी तुमको यहाँ से हमको पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब भी निकलवाना है। तो ये जो जर्म पोर काहेला है, मतलब वो जगह काहेला है जहाँ पे तुम्हारा क्या नहीं है, जहाँ पे तुम्हारा एक्साइन या स्पोरोपोलिन नहीं है। हाँ, एक्साइन हार्ड लेयर है। वहाँ तो कुछ नहीं, वहाँ तो डायरेक्ट इंटाइन से मोकाइन काची है भाई, सेल्यूलोज और पेक्टिन है। पेक्टिन और सेल्यूलोज को सेल्यूलेज डाल के डाइजेस्ट कर देंगे, खत्म, सेल्यूलोज डाइजेस्ट हो जाएगा। इनको समझ आया बात? क्लियर है? इसीलिए ना जनपुर दिया नेचर ने। अगर जनपुर नहीं देते तो फिर तो नहीं बना पाते। अब फिर तो फिर खुद कुछ नहीं कर पाता। फिर ये पॉलन ट्यूब कैसे निकालता? मेल गैमेट कैसे निकालता? अंदर रह जाता है ना। फिर तो मेल गैमेट भी नहीं निकाल पाता, और इसको मेल गैमेट निकालना ही पड़ेगा, चाहे आज निकाले चाहे कल निकाले। मेल गैमेट निकालेगा तभी ना जाके फीमेल के पास फ्यूज करेगा जी। समझ में है बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं भाई? अब हम बात करने वाले हैं पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी के ऊपर। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो कब तक जीवित रहेगा एंथर से निकलने के बाद। सर्दी हो गया ना, पियो ठंडा पानी, खाओ आइसक्रीम, लोहा लोहा को काटेगा। खैर छोड़ो सब, अब इधर फोकस करो। देखो हम क्या बोल रहे हैं भाई, वायबिलिटी क्या होता है समझना मेरे बात को। वायबिलिटी क्या होता है इस बात को समझना। कब तक कोई चीज़ जीवित रहेगा वो उसका वायबिलिटी है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एंथर है। क्या है? एंथर। इस एंथर के अंदर हमारे पास पॉलन ग्रेन था। क्या था? पॉलन ग्रेन। यहाँ से जब पॉलन ग्रेन निकल गया तो अब इसके पास, अब ये क्या जो पॉलन ग्रेन है क्या ये अमर होगा? अमर होगा ये पॉलन ग्रेन, मतलब इमॉर्टल होगा? कोई भी चीज़ इमॉर्टल है? नहीं है, है ना। कोई भी चीज़ इमॉर्टल नहीं है, तो ये भी तुम्हारा इमॉर्टल यानी अमर नहीं होगा। इसका भी एक भैया लाइफ स्पैन होगा, एक वायबिलिटी होगा कि इतना दिन में तुमको काम कर लेना है। और ये जो वायबिलिटी है वो अलग अलग स्पीसीज यानी अलग अलग पेड़ पौधे पे अलग अलग हो सकता है। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग पेड़ पौधे यानी अलग अलग स्पीसीज पे अलग अलग हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो वायबिलिटी होता है तुम्हारा पॉलन ग्रेन का बाबू, क्या होता है? वायबिलिटी जो होता है तुम्हारा पॉलन ग्रेन का, ये अलग अलग हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? अलग अलग हो सकता है ना। वायबिलिटी जो है पॉलन ग्रेन का वो अलग अलग हो सकता है। सर अलग अलग हो सकता है तो किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा, है ना, किसी चीज़ पे डिपेंड करता होगा। तो ये तुम्हारा जो है ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है बाबू? डिपेंड्स ऑन प्रीवेलिंग। किसके ऊपर? प्रीवेलिंग। प्रीवेलिंग का मतलब समझ में आता है किसी को? नहीं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं। डिपेंड्स ऑन प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अब प्रीवेलिंग शब्द का मतलब जब समझाएंगे तभी तुमको लाइन क्लियर होगा। प्रीवेलिंग का मतलब होता है चारों तरफ। क्लियर हो गया लाइन? कि चारों तरफ हमारे पास सर टेम्परेचर कैसा है और ह्यूमिडिटी कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा जो पॉलन ग्रेन एंथर से निकल गया है वो कब तक आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर सकता है। समझ में बात? कब तक वो वायबल है ना। समझ में बात? तो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है बाबू? प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। आपने उसके चारों तरफ का कैसा टेम्परेचर है, कैसा ह्यूमिडिटी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? पॉलन ग्रेन का वायबिलिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखो पॉइंट। आएगी तो बना ले, सेम चीज़ ही लिखाएंगे हम। आज मेल वाला ख़त्म हो जाएगा पूरा,
फिर उसके बाद फीमेल में चलेंगे हम लोग। लिख लिए? वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड ऑन प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। चारों तरफ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा भाई, चारों तरफ के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर। एकदम क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है भाई, हमारे पास जो सीरियल्स होते हैं, मेरे बात को गौर से सुनो। अब यहाँ पे इसी से क्वेश्चन बनेगा, इसी से क्वेश्चन बनेगा जो हम बोल रहे हैं। हमारे पास जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स का मतलब सर अनाज है ना। हमारे पास जो सीरियल्स होते हैं, एग्जाम्पल सीरियल्स, सीरियल्स कौन कौन से हो सकते हैं? अनाज कौन कौन हो सकता है? या तो गेहूँ, या तो चावल, है ना, या तो वीट, या तो राइस। तो हमारे पास जो सीरियल्स होते हैं यानी गेहूं और चावल होते हैं, उनका क्या होता है भाई, उनका जो वायबिलिटी है वो या तो लेस देन है ना, लेस देन 30 मिनट होगा, लेस देन 30 मिनट या फिर 30 मिनट। मतलब जब ये आंसर से निकल जाए, जब ये आंसर से निकल जाए उसके 30 मिनट के अंदर या 30 मिनट में उसको क्या कर लेना है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाना है। समझ में बात? स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाना है। अगर नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन फिर नहीं होगा। समझ में आया बात? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह ये अभी रुक जाओ अभी, इसी तरह हमारे पास, अच्छा रिलैक्सो का चप्पल कौन कौन पहना है? कौन कौन पहना है रिलैक्सो का चप्पल? अरे पहले एक चप्पल आता है ना रिलैक्सो का, रिलैक्सो का चप्पल है तो कहाँ पहनते हो उसे? लेग में या फिर सर में? किस में? लेग में, है ना। तो याद क्या रखना आपको कि क्या याद रखना तुमको? रो लैग सो, है ना। रो लैग सो क्या हुआ सर? रो से हो जाएगा तुम्हारा रोसेसी, क्या हो जाएगा? रोसेसी। याद करो फैमिली पढ़ाए थे क्लास 11 में, है ना। क्या पढ़ाए थे? फैमिली। फैमिली क्या होता है सर? ग्रुप होता है। इसका मतलब सर रोसेसी के अंदर कई सारे मेंबर आएंगे, है ना, कई सारे मेंबर आएंगे। अच्छा लेग्यूमिनेसी, ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? फैमिली हो जाएगा, है ना, लेग्यूमिनेसी। और उसके बाद ये तुम्हारा आखिरी फैमिली है सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। इनमें क्या होता है बाबू, ये क्यों हम बताएं? इनमें क्या होता है, इनमें इनका जो वायबिलिटी होता है इनमें, और याद रखना इनके हर मेंबर में नहीं, क्योंकि इनके अंदर भाई, इनके अंदर कई सारे मेंबर है ना, तो इनके हर मेंबर में नहीं, या इनके अंदर भी कई सारे मेंबर है और इनके अंदर भी कई सारे मेंबर है, तो इनके हर मेंबर में नहीं, कुछ मेंबर में, क्या बोला हमने, कुछ मेंबर में जो वायबिलिटी होता है पॉलन ग्रेन का वो मंथ्स होता है। कितना होता है? मंथ्स, है ना, मंथ में यानी महीना में होता है। समझ में बात? मतलब कि महीनों तक इनके पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के महीनों तक इनके पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के वायबल रहते हैं कि वो जाके स्टिग्मा पे गिरे और फर्टिलाइजेशन कर सकें। कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत? याद रहेगा? रोसेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। रोसेसी रोज का फैमिली है, लेग्यूमिनेसी दाल वाला, और सोलेनेसी तुम्हारा आलू का। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। लिखो किसका? राइस और वीट का क्या सीरियल्स में आया? लेस देन 30 मिनट या 30 मिनट नहीं, सिंपल याद रखना है। एनसीईआरटी जैसे पढ़ा है बस वैसे पढ़ते चलो। इसका फैमिली रटना याद दिया ही नहीं है। सी लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी के ब्रैकेट में लिख लेना सब मेंबर, सब में नहीं। और एनसीईआरटी रीड कर लेना पूरा मेल तक। समझ में आया बात? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से मेल तक पूरा रीड कर लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब देखो क्या होता है, किसी भी से लिख लिए सब कोई? अब मेरे बात को गौर से सुनो। किसी भी सेल को आप अगर चाहते हैं कि लंबे समय तक हम उसे स्टोर कर पाएँ, क्या कर पाएँ? लंबे समय तक हम उसे स्टोर कर पाएँ। किसी भी सेल को अगर आप चाहते हैं कि उसे हम लंबे समय तक स्टोर कर पाएँ तो आप क्या करते हैं? आप उसे लिक्विड नाइट्रोजन सर मतलब नाइट्रोजन तो गैस होता है, लिक्विड कैसे हो गया? अरे भाई गैस का टेम्परेचर को घटा दोगे अगर तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आए बात? तो लिक्विड नाइट्रोजन मतलब सर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घटाना होगा, है ना। तो याद रखना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर घटाना होगा। कितना घटाते हैं हम लोग? -196 डिग्री। कितना? -196 डिग्री। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास पॉलन ग्रेन है या फिर और भी चीज़ जैसे स्पर्म हो गया, सीमेन हो गया, समझ में आ बात, इन सब चीज़ को हम क्या करते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। समझ में बात? क्या करके रख सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया। समझ में बात? और नीट एग्जाम में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया कि पॉलन ग्रेन को हम लोग कितने डिग्री पे हम लोग उसको प्रिजर्व करके यानी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको कितना याद रखना? -196 याद रखना। कब? -196। 196 सिर्फ याद नहीं रखना, -196। क्लियर? चलो अब लिखो इसके लिए एक पॉइंट। टू कीप एनी सेल वायबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम? लॉन्ग टाइम। टू कीप एनी सेल वायबल फॉर अ लॉन्ग टाइम
any cell viable, 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 to keep any cell viable for a long time, हो गया, to keep any cell viable for a long time, we keep that cell, we keep that cell in नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन, इन लिक्विड नाइट्रोजन लिखो, इन, वी कीप दैट सेल इन लिक्विड नाइट्रोजन, कितना था भाई टेम्परेचर, हाँ -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस, टू कीप एनी सेल वायबल फॉर अ लॉन्ग टाइम, to keep any cell viable for a long time, we keep that cell in liquid nitrogen, we keep that cell in liquid nitrogen -196 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल किसको प्रिजर्व कर रहे हैं हम लोग, पॉलन ग्रेन को लिख लो, पॉलन ग्रेन, स्पर्म, सीमेन, पॉलन ग्रेन, स्पर्म, सीमेन। अच्छा स्पर्म गैमेट होता है क्या, स्पर्म गैमेट होता है क्या, तो गैमेट्स को भी कर रहे हैं ना, तो याद रखना स्पर्म के ब्रैकेट में गैमेट्स लिख लो, स्पर्म, गैमेट्स, स्पर्म को ब्रैकेट में करती है गैमेट्स, पॉलन ग्रेन, स्पर्म, गैमेट्स, स्पर्म, स्पर्म के ब्रैकेट में गैमेट्स हो गया, सीमेन, सीड, सीमेन, हाँ सीमेन क्या हो गया बताएंगे चैप्टर 3 में, सीमेन, सीमेन, SEMEN, सीमेन, EN, सीमेन, सीड। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करके रख सकते हैं भाई, स्टोर करके रख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत, सीमेन, सीड हो गया, चलो एकदम क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी नोट पॉइंट में दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना, चलो तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। मेल हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका बाबू, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फीमेल के ऊपर। क्लियर, अब आपको क्या करना है पता है, NCERT रीड कर लेना है, NCERT रीड कर लेना पूरा मेल का, और रीड